नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस स्थान से कथकली की उत्पत्ति हुई है? कथकली किस राज्य से उत्पन्न हुई है? कथकली केरल से उत्पन्न हुई है, ऑप्शन नंबर ए। इनके अलावा और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जैसे कि भारतनाट्यम का उद्गम स्थल कहां है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश। जट जाटिन कहां है? ये आपका बिहार है। और कथकली ये है आपका केरल का। और कथकली और कथक ये दोनों एक जैसा नाम है, यहां पे आपको ध्यान रखना है। कथकली देखिए, कली कली से हो गया केरल, ओके। कली लो इसमें है, लो केरल में, केरल हो गया कथकली। और कथक जो है, कथक मतलब उत्तर, कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी तो नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी। मणिपुरी मणिपुर। और सतरिया है, ये है असम। वैसे असम में तो बिहू है फेमस, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जानकारी रखना है, सतरिया भी असम का ही है। और मोहिनी अट्टम केरल का है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के किस जिला पर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को चेंज किया था मुर्शिदाबाद से किस जगह पर बिहार में किया था? यह है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मुंगेर को क्या कहा जाता है? योग नगरी कहा जाता है। और मीर कासिम का कार्यकाल कितना दिन का रहा? 1760 से 1765। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और ब्रिटिश के खिलाफ इनमें कौन लड़ा था? तो यही लड़ा था मीर कासिम, जो कि मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर लाया था, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? भारत में एक सड़क मार्ग है जो कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, उनका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कह सकते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपको बता दें कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगर को जोड़ती है। सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली को भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई को, यानी कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली, यानी कि ये सड़क जो है चारों ओर घूमते रहती है, इसलिए नाम ही रखा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। और यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना कौन है, तो ध्यान रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग है। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह कुल भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 13 राज्यों से। और स्वर्णिम चतुर्भुज देश के केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का गठन करता है, ना कि आप लोग राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे को उसमें काउंट कर लीजिएगा, या फिर ग्रामीण सड़कों को, समझे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन कंप्यूटर में इमेज का स्टोर करने का फॉर्मेट नहीं है? जैसा कि आप लोग फॉर्म भरते होंगे मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, तो वहां पे लिखा जाता है कि आप लोग जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करें फोटो को। तो ये कंप्यूटर का कौन सा फॉर्मेट जो है इमेज का नहीं है? तो यहां पे ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी इमेज फॉर्मेट है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी या फिर सभी मिले, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, तो आप 90% मतलब उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वो 90 से 95% अधिकतर सही होता है। इसलिए यहां पे भी देखिए सही है, यानी कि बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी ये इमेज का फॉर्मेट है। और जेपीजी अधिकतर यहाँ पे फॉर्म भरने में यूज किया जाता है, मांगा जाता है। अच्छा, बीएमपी का पूरा नाम क्या होता है? एक तो होता है बिहार मिलिट्री पुलिस, लेकिन कंप्यूटर भाषा में बीएमपी का पूरा नाम होता है बिटमैप इमेज फाइल। और जेपीजी का पूरा नाम क्या होता है? जेपीजी का दूसरा नाम जेपीईजी है। और इसे फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप कहेंगे। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि इधर से उधर करने वाला इमेज। और जीआईएफ का मतलब होता है, जीआईएफ आप लोग बहुत देखे होंगे, विश करते होंगे हैप्पी बर्थडे या फिर नया साल या क्रिसमस डे, तो उसमें जीआईएफ रहता है। जीआईएफ का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से किस स्थानीय पवन जाना जाता है? तो यह है आपका हरमट्टन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए हरमट्टन जो है नाइजर एक कंट्री है और नाइजर में हरमट्टन पवन और इसे डॉक्टर पवन के रूप में जाना जाता है। और ये जो है एक ठंडी हवा है जो तीक्ष्ण गर्मी से राहत दिलाती है। किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहा जाता है? यानी कि आर्टिफिशियल रेशम किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा निर्मित रेशम किसे कहा जाता है? मतलब हम लोग उसे तैयार करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें रेयॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए रेयॉन वह रेशा है जिसे कृत्रिम रेशा यानी कि आर्टिफिशियल रेशम या फिर मानव निर्मित रेशम कहते हैं। और रेशम जो है कीट से, रेशम कीट नामक एक कीट होता है, इसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। और दुनिया का पहला देश कौन था जिन्होंने रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया था? ये था चीन। और जैसा कि आपको पता है कि चीन काफी ज्यादा धोखेबाज और चालाकी करते हैं, तो चीन जो है ये रहस्य बनाकर रखा था, किसी को नहीं बताना चाहता था कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हें उजागर कर ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, बार इमाम बाड़ा किस नवाब द्वारा बनाया गया था? बाड़ा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? बाड़ा इमाम बाड़ा आसफ उद दौला के माध्यम से बनवाया गया था। अच्छा, बाड़ा इमाम बाड़ा को कब बनवाया गया था? 1784 में। किसके माध्यम से? आसफ उद दौला के माध्यम से। और ध्यान रखें ऐसे करके 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें +20 कर दीजिए तो क्या हो गया? 1784 में बाड़ा इमाम बाड़ा का तैयार किया गया था। किसके द्वारा? आसम उद दौला के माध्यम से। और बाड़ा इमाम बाड़ा है कहां? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और इसे आसफी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा रेशेदार जड़ों का उदाहरण नहीं है? जड़ें आप समझ रहे होंगे, रेशेदार मतलब पूरा। तो इनमें से बांस जो है रेशेदार जड़ों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए बांस की जड़ें रेशेदार नहीं होती है और रेशेदार जड़ें बहुत झाड़ीदार होती है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गेहूं, मक्का, धान, ये सभी का जड़ें जो है झाड़ीदार होता है, लेकिन बांस का जड़ जो है ऐसा नहीं होता है। और रेशेदार जड़ों के उदाहरण आप देख सकते हैं घास, गेहूं, धान और मक्का है। और लेकिन बांस जो है एक मूल जड़ है। और आपको ध्यान रखना है कि बांस भी एक घास कुल का पौधा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे लंबी घास कौन है, तो ध्यान रखिएगा बांस है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस सामग्री में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है? पिछले दिन मैंने आपको कराया था कि किस चीज में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो वो था आपका ठोस। लेकिन आज आपको बताना है कि सबसे कम किस में होती है, तो ये होता है गैस में। यानी कि गैस में ध्वनि की गति बहुत कम होती है। और कल मैंने आपको क्या बताया था कि ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ठोस में। और कम किस में होती है? गैस में। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का प्रश्न। बैंकिंग अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये होगा तृतीय क्षेत्र। तो देखिए कुल मिलाकर 3 क्षेत्र होते हैं मेनली इंपॉर्टेंट, जिनमें कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसे इंग्लिश में फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर कहते हैं। प्रथम क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं और कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि, ये सब प्रकृति का दिया हुआ है। मछली पकड़ना, खनन, ये सभी जो है प्रकृति का दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि विनिर्माण होता है, निर्माण, प्रसंस्करण, ये सब होता है। यानी कि फैक्ट्री, जैसे कि आप एक ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे
सरसों का पौधा ले लीजिए, ओके। और सरसों के बीज से या फिर उससे क्या, किस चीज से जो तेल बनता है, यानी कि सरसों तो हम लोग खेत में उपजा लिए और उसको जो हम इस्तेमाल करके तेल बनाएंगे तो कहां बनाएंगे, फैक्ट्री लेके जाएंगे ना, यानी कि मिल लेके जाएंगे ना। तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र, समझ पाए होंगे, फैक्ट्री आ गया द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा, सेवा देने वाली चीजें, जैसे कि परिवहन हो गया, मालगाड़ी वगैरह, रेलगाड़ी, बैंकिंग, भंडारण, संचार, ये सभी जो है आपको सेवा देने वाली क्षेत्र है और ये तृतीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है फैक्ट्री, यानी कि उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो प्राकृतिक चीज का निकाल करके उसे फिर से बना दें, उसे कहेंगे द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, भारत विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में किस स्थान पर है, यानी कि सोना के स्थान जो है भारत को कितना मिला है। भारत विश्व में सोना भंडार के मामले में 9वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो ध्यान रखना है, भारत में 618.2 टन स्वर्ण है जो कि 9वें स्थान पर है। और दुनिया का सबसे पहले स्थान पर किसे है सोना सबसे ज्यादा, यानी कि स्वर्ण, यह है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इसके पास 8133.5 टन है जो कि पहले स्थान पर है और भारत 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में पाया जाने वाला इनमें से कौन ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीजन परिवहन इनमें से कौन करता है, बहुत आसान है, आरबीसी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और इसे जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, किसे, लाल रक्त कोशिकाएं को, यानी कि आरबीसी को। और ऑक्सीजन के परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिनों का होता है, ये पूछा गया था, 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। टाइगर में क्या होता है, बाघ, तो देखिए टाइगर यहीं से उत्पन्न हुआ है, टिग्रिस। तो ध्यान रखिएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इनके अलावा आपको ध्यान रखना है भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा जाता है, ज्यादातर यही 4-5 पूछा जाता है। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, केनिस ल्यूपस। शेर का पैंथेरा लियो, लायन मीन शेर होता है ना, तो एल से ध्यान रखिएगा, लियो से। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एसिनोनिक्स जुवेटस। क्वेश्चन नंबर 14, दिसंबर 2020 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2020। तो यह है आपका उद्धव ठाकरे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और महाराष्ट्र की राजधानी तो पता ही होगा, मुंबई है। सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2020। और गवर्नर यहाँ के कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और बॉम्बे के चीफ जस्टिस कौन है, दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट कितना है, 288, राज्यसभा 19, लोकसभा की सीटें 48 है। और बिहार में कितना है, लोकसभा 40, राज्यसभा की शायद 16 है, कंफर्म कर लीजिएगा राज्यसभा। और विधानसभा बिहार में कितना है, 243। और महाराष्ट्र में गोगामल नेशनल पार्क, टाडोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और लोनार झील पूछा जाता है, लोनार झील कहाँ है, तो यह आपका महाराष्ट्र में। और कुंज जलप्रपात है यहाँ पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्रम्बे में। भूचुंबकीय संस्थान है, जल एवं विद्युत अनुसंधान है। और मौसम वेधशाला है पुणे में। और त्रियंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। और महाराष्ट्र में 2 इंपोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, किस फिल्म ने बाफ्टा के 2020 संस्करण में 7 अवार्ड जीते हैं। तो यह है आपका मूवी 1917 नाम है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ब्रिटिश फिल्म निर्माता सैम मेंडेस की वॉर ड्रामा, जिनका मूवी का नाम है 1917, इन्होंने 7 अवार्ड जीते हैं और इनके साथ 2020 बाफ्टा पुरस्कारों पर छा गई है।
और इनमें जो है इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, फिटकिरी जो यहाँ पे शेविंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है फिटकिरी, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिटकिरी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है? तो इनका केमिकल नेम है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन एक पौधे के प्रजनन भाग का वर्णन करता है? पौधे के प्रजनन भाग का वर्णन इनमें से कौन करता है? तो यह है आपका फूल यानी कि फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए एक पौधा में फूल प्रजनन अंग होता है और फूल में कितने मूल भाग होते हैं? 4। कौन कौन? पखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसे आप वीडियो को रोक करके सोल्व कर सकते हैं। इनमें इन घटनाओं को उनके घटना के कालक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में, इन तीनों में से आप उसे सीरियल में लगाएं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। सबसे पहले बात करें चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। उसके बाद बंगाल का विभाजन, यह है 1905 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन होगा जो कि 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर को। और किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं बंगाल का विभाजन किसने किया है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, और ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और यहीं पे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कौन था? तो यही था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा नाम क्या है? अमृतसर नरसंहार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ये होगा आपका फ्रेडरिक वोहलर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कार्बन और उसके यौगिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। और इसके जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक वोहलर को। अच्छा, कार्बनिक रसायन के जनक ये तो है आपका फ्रेडरिक वोहलर। और भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा आपका पीसी रे। ये नाम है पीसी रे, पूरा नाम कुछ और होगा, ये शॉर्ट में है पीसी रे। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लॉरेंट डी लावोइसियर। आपको यह ध्यान रखना है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक पीसी रे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। तो देखिए नरगिस दत्त एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी और इन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। और नरगिस दत्त पर्दे यानी कि सिनेमा में कब आए थे? 1935 में। महज उस समय इसकी उम्र जो है 6 वर्ष थी। 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिल्म में एंट्री की और पहला फिल्म था इनका तलाश ए हक, और इसमें एक बच्चा का रोल निभाई थी नरगिस दत्त, और इन्हें पद्मश्री से पहली बार सम्मानित किया गया था। और नरगिस दत्त है कौन? तो आप जानते होंगे संजय दत्त को, संजय दत्त की मां है नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा ऊतक मानव शरीर में वसा जमा करता है? Which of these tissues stores fat in the human body? मानव शरीर में वसा कौन जमा करता है? तो नाम से ही स्पष्ट है वसा, तो हो जाएगा वसा ऊतक, ऑप्शन सी। जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले पानी को क्या कहा जाता है? जल स्तर के नीचे पाए जाने वाली पानी को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं जलवाही स्तर, ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब है। अच्छा, भूजल टेबल किसे कहा जाता है? तो ये भौम जल स्तर को भूजल टेबल कहा जाता है, और भौम जल जो है भूमिगत सतह की ऊपरी स्तर वाला होता है, और नीचे वाला को जलवाही स्तर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस गति के कारण किसी वस्तु द्वारा धारण ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि किसी गति के कारण किसी वस्तु द्वारा धारण ऊर्जा को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये होगा आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए, एक वस्तु की गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, और जब गति दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना होगा, यानी कि डबल होता है। गति जब दोगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा उसकी डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? साउंड यानी कि वॉइस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस का क्या नाम है? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो इनके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बैटरी एक डिवाइस होता है, इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सितार भी एक डिवाइस है और इसमें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते हैं। स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव रक्त का पीएच मान अनुमानित क्या है? एक एवरेज में मानव का ब्लड का पीएच वैल्यू कितना माना जाता है? 7.4 माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पीएच मान तो आप लोग बहुत दिन से पढ़े हैं कि पीएच मान इसका कितना होता है, इसका कितना होता है। पीएच मान का पूरा नाम क्या होता है? पी से क्या होता है? पी से होता है पोटेंशियल, और एच से होता है हाइड्रोजन, यानी कि पीएच जो है इसका पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच पैमाने पर पीएच मान कितना तक होता है? 0 से 14 तक, जिनमें कि अम्लीय अगर होगा तो पीएच मान कम होगा, और क्षारीय होगा तो पीएच मान ज्यादा होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मानव का लार का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8। मानव की अश्रु यानी कि आंसू, जिसे आप रोना कहते हैं, वो जो अश्रु निकलती है अश्रु ग्रंथि से, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.8। और बेकिंग सोडा पूछा जाता है, इसका होता है 8.3। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। सबसे ज्यादा नींबू का पूछा जाता है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.0। तो 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, बताइए। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा, या फिर आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार पुलिस का स्पेशल प्ले लिस्ट है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट, और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ओके? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वैसे तो वीडियो को बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मैंने देखा एनालाइज करने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डेली स्टडी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।